नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के टॉप क्वेश्चंस की और ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करके भी बता दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ज़्यादातर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों की बुद्धि होती है। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि होती है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अधिकतम। तो दोस्तों, औसत, औसत से कम। औसत का मतलब है कि औसत बच्चे की बुद्धि लब्धियाँ कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 90 से 110। औसत से कम का मतलब है कि 90 से कम, या ए व बी दोनों, या कोई नहीं। दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों की बुद्धि ज़्यादातर कैसी होती है, तो आप कहोगे सर ये होती है आपकी औसत, यानी कि एवरेज होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्फेजिया हो, डिस्मोर्फिया हो, किसी भी प्रकार की। दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मानसिक बंधित ही होगा। तो यहाँ पर औसत आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, SVNIRTAR, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहोगे स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इस संस्थान की स्थापना या संस्थान कब बना? ये कहा गया कि SVNIRTAR जो आपका संस्थान जो है आपका, ये कब बना? तो आप लोग क्या, आपके सामने ऑप्शंस हैं 1987, 1988, 1975 और 1977। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। डी वाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1977। तो दोस्तों, SVNIRTAR जिसका मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया और कहा कि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, ये कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये आपका है कटक में। कटक कहाँ है, तो आप कहोगे सर उड़ीसा। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। जो ये राष्ट्रीय संस्थान था ये कब बना, तो आप कहोगे सर 1975 ईस्वी में। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल गई। कभी आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद कहाँ है, तो आप कहोगे सर कटक में है। कहाँ कटक कहाँ, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, और आपका 1975 में जो था वो राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, और कह रहा है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 8 वर्ष के बाद 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। यानी कि कल्याण मंत्रालय ने 1974 में क्या, एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। कौन सा कमीशन आया, कौन सा आयोग आया था, उसके कहने पर। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, या कोई नहीं। तो दोस्तों, एकीकृत शिक्षा योजना जो कि 1974 से कल्याण मंत्रालय ने शुरू की, ये कमीशन जो था वो आपका था कोठारी आयोग के अनुसार। ये कोठारी आयोग आया था और उसके 8 वर्ष के बाद लगभग में 1974 में कल्याण मंत्रालय ने क्या किया, एकीकृत शिक्षा का योजना जो थी वो शुभारंभ की, वो कोठारी आयोग के कहने पर। दोस्तों, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? देखिए, दिव्यांगों के लिए कोई भी आवास, कोई भी योजना हो, चाहे वो आपका RCI ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की अगर योजना आती है, तो वो क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या सभी? तो दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन आती है। और दिव्यांगता के क्षेत्र में ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लगभग में 99% सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि MSJE के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम ट्रिकी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका रीजनिंग और जो आपका जीएस का पोर्शन है, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन और जीएस का पोर्शन, और कुछ दोस्तों आपकी मैथ की क्लासेस अगर आपको देखनी है आपके ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट से लेकर के, तो आप एग्जाम ट्रिकी 2.0 जाकर के सर्च कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों एग्जाम ट्रिकी 2.0, अगर आपको मैथ पढ़नी है, अगर आपको जीएस पढ़नी है, या आपको करंट अफेयर भी, क्योंकि 20 नंबर में आपका जो जीएस का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर की क्लास अभी तक नहीं अपलोड की गई है, अपलोड कर दी जाएगी बहुत जल्द। जनवरी से लेकर के और अगस्त तक की करंट अफेयर वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मानसिकता का परीक्षण कौन करता है? मानसिकता का परीक्षण कौन करता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मानसिकता का अर्थ है मानसिक मंदता, मानसिक, ये आपका मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे मानसिक मंदता। मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है? मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है? क्या विशेष शिक्षक करता है, या मनोवैज्ञानिक करता है, स्पीच थेरेपिस्ट करता है, या व्यवसायिक चिकित्सक करता है? मानसिक मंदता का जो परीक्षण है वो करता है आपका मनोवैज्ञानिक। और जब मनोवैज्ञानिक IQ निकालता है, यानी कि बुद्धि लब्धि निकालता है, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA/100। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? यानी कि IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, जो आपका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे तैत्थिक आयु, या इसको हम तैत्थिक आयु को बोलते हैं वास्तविक आयु, या हम इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल एज और गुणे में 100। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100, ये होता है IQ का फॉर्मूला, जिससे कि मनोवैज्ञानिक जो होता है वो मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं उनका IQ पता करता है, बुद्धि लब्धि पता करता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए उपागम है। देखिए कोई भी मानसिक मंदित बच्चा है, कोई भी बौद्धिक अक्षम बच्चा है, यहाँ पर जो मानसिक मंदता का अर्थ है, अब क्या कहते हैं हम, पहले दोस्तों हम MR बोलते थे, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे बच्चे को, अब क्या बोलते हैं बौद्धिक अक्षम, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बहुइंद्रिय, या आपकी योजना विधि, या प्लेवे विधि, या सभी। तो दोस्तों बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सभी बहुइंद्रिय, किलपैट्रिक के द्वारा योजना विधि, और दोस्तों आपका प्लेवे मेथड, ये सभी जो मेथड हैं ये यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आपका D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मानसिक मंदता हो सकती है या बौद्धिक अक्षमता हो सकती है जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद, या ये इनमें से सभी। D ऑप्शन आपका या ये और या ये। मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, बौद्धिक अक्षमता जो होती है वो जन्म से पहले कैसे हो सकता है कि माता का अधिक रक्तचाप हो, या माता का नशीले पदार्थों का सेवन करना, या माता ज़्यादा बीमार रहती हो, या किसी भी प्रकार से उसने दवाइयाँ खा ली हो जो कि उसके लिए हानिकारक हो, तो बच्चा मानसिक मंदित हो सकता है। जन्म के समय हो सकता है कि बच्चा जो है वो सांस ना ले पाया हो, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ना हो पाया हो, या हो सकता है कि कैंची लग गई हो बच्चे के जन्म के समय, या जन्म के बाद बच्चा बार बार गिर रहा हो, बच्चे को किसी प्रकार की दवाई ऐसी खिला दी गई हो जिससे कि उसके मस्तिष्क में जोर आ गया हो, जिससे कि मानसिक मंदता हो जाए। तो मानसिक मंदता दोस्तों जन्म से पहले भी हो सकती है, जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका D होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों बताया आप सभी को कि एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको GS और रीजनिंग और कुछ वीडियोस आपको मैथ की मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। बधिरांधता किस प्रकार की दिव्यांगता है? बधिरांधता
जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप कहोगे सर डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफ ब्लाइंडनेस। किस प्रकार की दिव्यांगता है? देखिए, बधिरांता में दो व्यक्ति, बधिर यानी कि जो ना सुन पाए, जिसको हम हेयरिंग इंपेयरमेंट बोलते हैं, और अंधता यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट, दोनों कंडीशनें यहाँ पर लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बधिरांता किस प्रकार के दिव्यांगता है, यानी कि बधिरांता किस प्रकार की दिव्यांगता है। यहाँ पर आप कहोगे तो क्या नैतिक अक्षमता है, या शारीरिक है, या इंद्रिय जनित है, या मानसिक रूप से है। तो दोस्तों यह आपकी हो जाएगी इंद्रिय जनित अवस्था, या जिसको हम संवेदी अवस्था भी कहते हैं, संवेदी अक्षमता भी कहते हैं। इंद्रिय जनित अक्षमता में क्या होता है, हमारी इंद्रियां आप सभी को पता है, हमारी आँख इंद्रियों के अंतर्गत आती है, हमारे कान जिनसे हम सुनते हैं वो इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, हमारा स्पर्श करना वो सभी इंद्रियों के अंतर्गत आता है, हमारी जीभ जिस पर हम स्वाद को चखते हैं वो भी हमारी इंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो बधिरांधता यानी कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर दो उसके संवेदी अंग जो है वो प्रभावित हैं। तो इंद्रिय जनित जो अक्षमता है वो आपकी बधिरांधता के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सर्च करेंगे एग्जाम ट्रिकी 2.0 जीएस और रीजनिंग मैथ के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात आती है आईक्यू की, यानी कि बुद्धि लब्धि की। 35 से 50 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर दिया गया माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, सीवियर या प्रोफाउंड। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको, और चारों चीज़ों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चारों चीज़ें आपको एक ही में कवर हो जाएंगी। देखिए, अगर बात करें 50 से 70 की तो वो होता है माइल्ड लेवल, यानी कि अति अल्प मानसिक मंदता। उसके बाद में मॉडरेट लेवल होता है, तो आपका होता है ये 35 से 50। उसके बाद में सीवियर तो होता है ये आपका 35 से 20, 35 से 20, और 20 से जो नीचे आईक्यू लेवल होता है, 20 से बिलो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका होता है प्रोफाउंड का, यानी कि बहुत ही गंभीर, गंभीर के बाद में अति गंभीर जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपका अति अल्प मानसिक मंदता, अल्प मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता और अति गंभीर मानसिक मंदता। तो ये आपकी 4 प्रकार की आईक्यू जो हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए गए। अब आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दोस्तों, एक बच्चे में मुस्कुराहट और आवाज़ को पहचानने की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है? कोई भी सामान्य बच्चा है, उसमें मुस्कुराहट और आवाज़ को पहचानने की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका 0 से 3 मंथ में ही, यानी कि 0 से 3 महीने में ही बच्चा मुस्कुराने और आवाज़ पहचानने की क्षमता उसमें विकसित होने लगती है, 0 से 3 महीने में। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, और समझिएगा। कह रहा है कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। सामान्य बुद्धि का बच्चा है और वो भाषा को पढ़ने और उसको समझने में कठिनाई दिखाता है, यानी कि उसको पढ़ने से संबंधित समस्या है। और पढ़ने से संबंधित समस्या किसके अंतर्गत आएगी? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगी, डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगी, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगी, या डिस्पेक्सिया के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, डिसलेक्सिया आपका जो कि आपके पढ़ने से संबंधित समस्या, डिसग्राफिया तो आप कहोगे सर डिसग्राफिया, तो आप कहोगे सर लिखने से संबंधित समस्या, डिसकैलकुलिया तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन से संबंधित समस्या या गणितीय समस्या, कैलकुलेशन से संबंधित समस्या या गणितीय समस्या, कैलकुलेशन या गणितीय समस्या। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो गए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चे को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपके लिए 11 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें उसको प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। बने रहेगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में, और एग्जाम ट्रिकी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।